हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश श्री अनुपम राजन। अनुपम राजन जी, इस समय मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव बहुत ही निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न हो, इसके लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगातार उसमें अपनी निगरानी में रखे हुए पूरी चुनाव प्रक्रिया को लगातार वो दौरे कर रहे हैं और एक एक चीज़ पर उनकी नज़र है। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव है उस चुनाव में किस तरह की प्रक्रिया का पालन अभी हो रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चुनाव आयोग कार्यक्रम संवाद में। तो सर, ये जो चुनाव की जो प्रक्रिया जब चालू होती है तो सबसे पहले चुनाव के क्षेत्र में जो राजनीतिक दल शामिल होते हैं उनके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो उस संदर्भ में बताएं कि वो राजनीतिक दलों के ऊपर किस तरह से प्रभावी होती है। ये आदर्श आचार संहिता, जिसको हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, जिस दिन से चुनाव की घोषणा होती है उस दिन से प्रभावशील हो जाती है। तो एक सेट ऑफ रूल्स हैं, एक बिहेवियर है, लोगों से डूज एंड डोंट्स की बात होती है कि आप क्या करें क्या न करें। तो जो राजनीतिक दल होते हैं या जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनसे अपेक्षा है कि कौन सा व्यवहार या कौन सी चीज़ उनको करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग कितने वाहनों के साथ आपको चलना चाहिए, जब आप नॉमिनेशन पेपर दायर करने जाते हैं तो उसमें कितने लोग होने चाहिए, किन किन जब आप प्रचार प्रसार करते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की तमाम सारी चीज़ें हैं जिस पर कार्रवाई होती है। और यदि कोई आदमी इसका उल्लंघन करता है, जैसे मान लीजिए कि धर्म के नाम पे आप वोट नहीं लेंगे, धार्मिक स्थानों का उपयोग नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे अपने प्रचार के दौरान जिससे वैमनस्यता फैलती हो, या जिसको कहते हैं कि पर्सनल अटैक्स नहीं करेंगे, किसी पार्टी के प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ की आप आलोचना करेंगे लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप बात नहीं करेंगे। बहुत हम जो चीज़ें ऐसे आरोप नहीं लगाएंगे, जो अनवेरीफाइड आरोप जिसको हम कहते हैं, वो सब नहीं करेंगे। तो एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिनका पालन करने की अपेक्षा सभी पॉलिटिकल पार्टीज से और कैंडिडेट से की जाती है, और यदि कहीं इसका उल्लंघन मिलता है तो फिर उसमें नियमानुसार कार्रवाई। सर, चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान जो है ना, बहुत सारे जो डिजिटल मीडिया केंद्र थे या IT जिसको कहते हैं, उसके तहत बहुत सारे कामकाज चालू किए हैं, जैसे कि सी विजिल ऐप है, सुविधा ऐप है, या क्यूलेस सिस्टम है, या एनकोर सिस्टम है। तो ये किस तरह से राजनीतिक दलों की निगरानी करता है और किस तरह से आम मतदाता और जनता को सपोर्ट करता है? नहीं, जैसे हम देख ही रहे हैं हमारे जीवन में लगातार तकनीक का प्रयोग या उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो जैसे सी विजिल ऐप है, सी विजिल ऐप बेसिकली सिटीजन के लिए ऐप है, तो सिटीजन विजिल ही कहते हैं सर। मतलब लोकतंत्र की प्रक्रिया में जो भागीदार है, जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कह लें, स्टेक होल्डर में ही जो उसकी बैकबोन या फाउंडेशन है, जो मतदाता है, जो नागरिक है, वो स्वयं निगरानी करे कि जो व्यवहार या आचार विचार जो अपेक्षा की गई है दलों से, उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सी विजिल के ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है, और जो भी शिकायत प्राप्त होती है उसका 100 मिनट में निराकरण किया जाता है। तो वो कई बार ये भी है कि यदि व्यक्ति अपनी पहचान गोपनीय रखना चाहता है, अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता, तो वो बिना पहचान बताए भी शिकायत कर सकता है। और चूंकि ये सारा कुछ एक तरह से आप कहें कि जियो टैग है, तो जो व्यक्ति जहाँ से शिकायत कर रहा होता है तो उसका लैटलॉन्ग चूँकि उस पर मैप्ड है, तो हमारी टीम, जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें हैं, वो सारी वहाँ पहुँच जाती हैं और फिर उस शिकायत का तत्काल निराकरण करते हैं। तो ये तो सी विजिल की बात हो गई। लेकिन इसके साथ जैसे हम सुविधा ऐप की बात करते हैं, तो सुविधा ऐप के माध्यम से जो हमारे लोग, कई बार उससे परमिशंस वगैरह भी उससे लिंक किए हुए हैं जी। तो कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज प्रचार के दौरान सभा करने की अनुमति है, वाहनों की अनुमति है, गेस्ट हाउस के उपयोग की अनुमति है, तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि इस पे जो पार्टी इन पावर है उसकी मोनोपोली नहीं हो। तो इस सारे में टाइम स्टैंपिंग है, तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इसका अलॉटमेंट होता है। सक्षम ऐप है, जो हमारे दिव्यांग साथी हैं उनके लिए, जो मतदान केंद्र पर जो सुविधाएं चाहते हैं उसके लिए वो कर सकते हैं। QLD के बारे में हम लोग जानते हैं, जब आयोग ने वो वोटिंग की सुविधा दी है, वो विकल्प आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपने क्यूलेस की बात की, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस चुनाव में,
कि मतदाता एक विंडो, एक स्लॉट हो जहां वो पहले सेलेक्ट कर ले टाइम और जाकर के उसके वेटिंग टाइम रिड्यूस कर रहे हैं, वो जाकर के वोट डालता है। इस तरह के तमाम सारे ऐप्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को और सरल, सुगम और निष्पक्ष बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एनकोर सिस्टम है, उससे भी कहीं ना कहीं चुनाव की पूरी प्रक्रिया में वो सहायक सिद्ध हो रहा है, तो उसकी किस तरह की फंक्शनिंग है? नहीं, एनकोर के माध्यम से जितने जैसे नॉमिनेशन पेपर्स होते हैं, जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के एफिडेविट्स होते हैं, जो मतदान का प्रतिशत होता है, तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस पे उपलब्ध होती हैं, जिसके माध्यम से एक ट्रांसपेरेंसी भी है और एक्यूरेसी भी है। तो काफ़ी बड़ा रोल है एनकोर सिस्टम। ये सर सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रचलन है और चुनाव में सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ पर कंट्रोल करना और उसको रोकना, ये चुनाव आयोग के समक्ष एक चुनौती है। तो इसको किस तरह से हैंडल करने या रोकने के लिए प्रयास आयोग कर रहा है? नहीं, जैसे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी हम लोग निगरानी करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं। हर जिले में भी और राज्य स्तर पर भी सोशल मीडिया की निगरानी के लिए सेल बने हुए हैं। और यदि ऐसा कोई पोस्ट आता है जो हमें लगता है कि अनवारंटेड पोस्ट है या कोई ऐसा पोस्ट है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है, या अदरवाइज ऑल्सो आपको लगता है कि नहीं साहब ये पोस्ट दो कम्युनिटी के बीच में हेट्रेड फैला रहा है, या ये पोस्ट कोई सोशल अनरेस्ट का कारण बन सकता है, डिस्टर्बेंस का कारण बन सकता है, तो आयोग के डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ टेक डाउन एग्रीमेंट्स हैं जी। तो हम लोग चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टा हो, कोई भी हो, तो फिर उस पर हम फिर कार्रवाई करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो अपनी इंक्वायरी के बाद उस पोस्ट को वहाँ से अपने वॉइस से हटाते भी। ये सर अभी चुनाव के दौरान बहुत जब मतगणना होगी और अभी जब मतदान भी होगा, तो आयोग अपने स्तर पर इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी वेबकास्टिंग करता है। तो इस बार मध्य प्रदेश में वेबकास्टिंग कितनी जगह होना संभव है? आयोग के निर्देश है कि कम से कम 50% मतदान केंद्रों पे, 50% मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग की जाए, लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। तो हमारे लगभग 65,000 के आसपास मतदान केंद्र हैं, एग्जैक्टली 64,523 हैं। इसमें से न्यूनतम 50% पे वेबकास्टिंग करेंगे। आयोग ने न्यूनतम की बात कही है, इसके अतिरिक्त भी यदि कहीं आवश्यकता होती है बूथ की सेंसिटिविटी के हिसाब से, और कैंडिडेट्स नॉमिनेशन चल रहा है, तो कई बार कैंडिडेट कौन है किस क्षेत्र में, उसके कारण भी वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सेंसिटिव हो जाती है या कुछ मतदान केंद्र सेंसिटिव हो जाते हैं, तो वहाँ भी वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। प्रयास ये है कि वेबकास्टिंग के माध्यम से जो मतदान केंद्रों का बेहतर हम सुपरविजन कर सकें, रियल टाइम बेसिस पे दूर से बैठ कर। ये सर जो चुनाव में जो कैंडिडेट शामिल होते हैं और जब वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं, तो आमतौर पर बहुत सारे कैंडिडेट को जानकारी नहीं रहती कि उनका खर्च जो है ना वो कब से लागू होगा उन पर, और यदि कोई स्टार प्रचारक कभी कोई सभा करता है या उनका नाम का उल्लेख करता अपनी मीटिंग में या उनको डायस पर बुलाता है, तो क्या वो उनके खाते में कब से जुड़ना चालू होगा? नहीं, जिस दिन से आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं, कोई भी कैंडिडेट जिस दिन से नॉमिनेशन फाइल करता है उस दिन से उसका खर्चा जुड़ता है, और खर्च की सीमा हमें पता है 40 लाख रुपए है विधायकों के लिए, और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स होते हैं जो हर विधानसभा क्षेत्र में हैं, सब लोग आ भी गए हैं, और पूरे कैंपेन पीरियड के दौरान 3 बार उसको अपने खर्चे देने हम अपने स्वयं या एजेंट के माध्यम से, और उन जो खर्चा वो बताते हैं उसको हमारी टीम जो होती है वो भी उसका एक हिसाब किताब रखती है, एक शैडो रजिस्टर होता है, हर जिले में रेट कार्ड्स बने हुए हैं, फिर उसको मैच करते हैं। यदि हमें ऐसा लगता है कि जो खर्च बताया गया है वो कम करके बताया गया है, अंडर एस्टिमेशन है, तो फिर हम कैंडिडेट को नोटिस दिया जाता है और 48 घंटे में उससे अपेक्षा की जाती है कि वो उसको एक्सप्लेन करेगा, और फिर फाइनल उसके बाद उसका खर्चे का हिसाब उसको, मतलब वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म है। बिल्कुल मैकेनिज्म। जी जी। सर बस अंतिम 2 सवाल कि चूंकि इस चुनाव की प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों का योगदान और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए जरूरी है, तो एक मध्य प्रदेश के मतदाताओं के लिए, नागरिकों के लिए और मीडिया के लिए आपका संदेश या अपील क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जागरूक मतदाता बने। जैसे हम लोगों ने सी विजिल की बात की, यदि किसी को भी कहीं भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, आचार संहिता को उल्लंघन दिखता है तो सी विजिल ऐप का उपयोग करें, आप शिकायत करें, हम लोग तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त जो मैं अनुरोध करना चाहूँगा एथिकल वोटिंग की, कि हम आप ये जो बहुत बड़ा अधिकार है जो हमें लोकतंत्र में मिला है, तो हम जो नैतिक मतदान जिसको कहते हैं, बगैर किसी चीज़ से प्रभावित हुए बिना आप अपना मतदान करें। तीसरी और अंतिम बात कि मतदान अवश्य करें। 17 नवंबर को मतदान है,
वो सभी मेरे साथी, सभी लोग जिनका नाम मतदाता सूची में है, आप मतदान जरूर करिए। ये बहुत बड़ा अधिकार है, हमें इसको खोना नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप इस प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी निभाएं, आप मतदान करें। तो ये सर बस अंतिम सवाल कि जो कैश ट्रांसफ़र होता है एटीएम के या बाकी के माध्यम से, तो आयोग अपने स्तर पर इस पर किस तरह की निगरानी कर रहा है? ये सभी बैंक्स के साथ, जो इनके स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी, इनके साथ बैठ करके एसओपी बनाई गई है कि एटीएम के माध्यम से जो कैश ट्रांसफ़र होता है उसके पर्याप्त डिटेल्स होते हैं। तो एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं जो एटीएम वाले रखते हैं, ताकि उनको अनावश्यक नाकों पे चेकिंग में दिक्कत भी नहीं हो, और ये भी ध्यान रखा जाए कि उनकी आड़ में कहीं उसमें गलत तरह से कैश का परिवहन नहीं हो। तो हम लोग उसका ध्यान रखते हैं। ये सर पॉलिटिकल पार्टी के लोग यदि जो विज्ञापन अपना चलाते हैं तो उनको प्री सर्टिफिकेशन आपके यहाँ से कराना पड़ता है। यदि वो नहीं कराते और वो चलाते हैं तो वो किस दायरे में आएगा? ये अगर वो प्री सर्टिफिकेशन नहीं कराते हैं तो उसमें कानूनी प्रावधान है जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है, वो कार्रवाई होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में तो वो चला सकते हैं, उसमें प्री सर्टिफिकेशन की जरूरत 48 घंटे के अंदर पड़ती है, बाकी समय नहीं पड़ती। लेकिन एमसीसी के प्रावधान जरूर लागू होते हैं। तो अगर आप कोई ऐसे विज्ञापन के माध्यम से कोई ऐसी चीज लाते हैं जो एमसीसी का उल्लंघन है, तो उसमें भी कार्रवाई। पेड न्यूज़ को लेकर जो चीज़ें चलती रहती तो उस पर भी आयोग पूरा अपने आयोग की पूरी नज़र है। वो प्रतिदिन जो अखबार में छपता है उसको हम लोग देखते हैं, और यदि वो पेड न्यूज़ की श्रेणी में आता है तो डिस्ट्रिक्ट एमसीएमसी है, स्टेट लेवल पे एमसीएमसी बनी हुई है, उनके माध्यम से उस पर कार्रवाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और ये थे हमारे साथ श्री अनुपम राजन जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव 2023 चल रहे हैं, जिसकी की मतदान जो है ना 17 नवंबर को होना है और मतगणना 3 दिसंबर को होना है, उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया को लेकर पदाधिकारी कार्यालय के स्तर पर जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी जिलों में, जो भी विधानसभा क्षेत्रों में एक्टिविटी हो रही है, उसके पूरे एक एक चीज़ पर उनकी नज़र है। पूरी की पूरी मशीनरी उस पर ध्यान दे रही है। और हमारे को बहुत सारी जानकारी जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों को, उनके अभ्यर्थियों को और मीडिया को और मध्य प्रदेश के मतदाताओं को और नागरिकों को होना बहुत जरूरी है, उसके संदर्भ में बहुत विशेष और बहुत ही अलग तरह से जानकारी दी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।